गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड माय डियर फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स एनालिसिस। दोस्तों, आज हमारे टेबल पर हैं 5 आर्टिकल्स और 3 आर्टिकल्स जो हैं वो एक विषय के साथ जुड़े हुए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 पर जो डिसीजन लिया है तो उसके साथ जुड़ा हुआ एक एडिटोरियल जो है ये हमें अलग अलग न्यूज़पेपर्स में पढ़ने को मिल रहा है। तो एक तो ये हो गया, राइट। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस वन, कश्मीर इन पोल पोजीशन। और ये एक आर्टिकल जो है डेवलपमेंट डेमोक्रेसी हैव टेकन रूट इन जम्मू एंड कश्मीर। ये आर्टिकल जो है ना, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने द ट्रिब्यून नाम का जो न्यूज़पेपर है उसमें ये आर्टिकल लिखा है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये दोनों आर्टिकल्स तो मैं आपको एक्सप्लेन करने ही वाला हूं, ये आर्टिकल भी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, लेकिन आई विल रिकमेंड यू गाइस कि आप द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर जो है उसकी वेबसाइट पर जाइए और ये आर्टिकल जो पीएम मोदी साहब ने इस पर लिखा है उसको कम से कम एक बार आपको पढ़ना है, राइट। यू हैव टू रीड दिस वन एटलीस्ट वंस। और ये वाला आर्टिकल जो है ना उसके बारे में मैं एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स लीडरशिप का जो प्रोग्राम है, लीडरशिप वाला प्रोग्राम जिन स्टूडेंट्स ने अवेल किया है वो तो इस आर्टिकल को सेव करके रखिएगा, राइट। आज इसके लेयर्स आपको शायद समझ में नहीं आएंगे, इन द सेंस कि आप अगर एक बार पढ़ेंगे तो वो गहराई जो है, मीन्स करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, लेकिन लीडरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम फ्यूचर के सेशंस में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस आर्टिकल का मैं रेफरेंस भी दूंगा आपको। आप इस आर्टिकल को, जो स्टूडेंट्स ये एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स एनालिसिस वाली सीरीज हर रोज़ देखते हैं, तो ये इस आर्टिकल को कहीं पर सेव करके रखिएगा अपने कंप्यूटर में या फिर फ़ोन में। एंड तब मैं आपको बताऊंगा जब ये वक्त आएगा तो आई विल टेल यू कि रीड दिस रीड दिस आर्टिकल, और फिर देखिएगा आपको कितनी सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेगी। लेकिन जब भी कोई आर्टिकल हमारे प्राइम मिनिस्टर या फिर कोई कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा लिखे जाते हैं, राइट, कोई हमारे दूसरे मिनिस्टर ने लिखे, तो इस प्रकार के आर्टिकल्स पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि सरकार का जो व्यू है उसके बारे में हमें पता चलता है। फिर कई साल हॉरर, ये जो पॉक्सो का केस है एक प्रिंसिपल पर लगा है, तो दिस इज़ वेरी सैड, विल टॉक अबाउट इट। और बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, सॉइल पोल्यूशन पर एक आर्टिकल लिखा गया है। तो दिस आर द 5 आर्टिकल्स। तो बेसिकली हम 3 टॉपिक्स को गहराई से समझेंगे। ये 3 टॉपिक जो हैं ये आर्टिकल 370 के साथ जुड़े हुए हैं, और फिर एक टॉपिक जो है ये सॉइल पोल्यूशन के ऊपर है, एंड दिस वन इज अबाउट जो चाइल्ड अब्यूज है उस पर ये केस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों से पहले, सबसे पहले तो नेल्सन मंडेला साहब का जो कोट है, द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लिविंग लाइज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। क्या खूबसूरत बात है, द ग्रेटेस्ट ग्लोरी, राइट। इट्स नॉट के कभी हमारी हार नहीं होती तो वो हमारे लिए, मीन्स वो जीवन सबसे श्रेष्ठ नहीं माना जाता। अगर आप हमेशा सक्सेसफुल रहते हैं तो इट्स नॉट लाइक के, या फिर आप कभी गिरते नहीं हैं, दैट डज नॉट मीन कि आप बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। जीवन का सही मतलब तो यही है कि अगर हम गिर जाएं, और बार बार गिरते हैं हम, राइट, कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो हमेशा सफल रहा हो। उसने कई बार फेलियर्स या फिर बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और ये सारी चीज़ों के बाद ही जो हमें सक्सेस मिलता है या फिर सफलता मिलती है, तो उसका स्वाद जो है वो और ज़्यादा मीठा बन जाता है जब हम बहुत सारे चैलेंजेस से गुजरते हैं। तो नेल्सन मंडेला ये कहते हैं कि जब हम गिर जाते हैं और उसके बाद जब हम एक बार फिर उठते हैं, ये चीज़ जो है, दिस इज समथिंग दैट इज ग्लोरियस, ठीक है। Now let's start with this one. Supreme Court verdict on Article 370. Stage set for Jammu and Kashmir polls, restoration of statehood. ये 2 चीज़ों के लिए, राइट। एक तो है कि जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस होंगे अब, दूसरी चीज़ कि जम्मू एंड कश्मीर अभी यूनियन टेरिटरी है तो ये फुल स्टेट बन जाएगा, वापस फिर से एक राज्य बन जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2019 का जो सरकार का डिसीजन था, या फिर आप कह सकते हैं जो प्रेसिडेंट ने जो डिसीजन लिया, प्रेसिडेंट जब भी डिसीजन लेते हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, इनकी एड और एडवाइस पर ही डिसीजंस जो हैं वो प्रेसिडेंट लेते हैं। तो यहाँ पर
2019 में जो डिसीजन लिया गया कि आर्टिकल 370 जो है इसको एब्रोगेट यानी कि इसको डिलीट करने का जो डिसीजन सरकार ने लिया, तो इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन सिग्नल दिया है, इसको अपहोल्ड किया है। मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये 370 को लेकर जो डिसीजन लिया था ये डिसीजन बराबर है। दैट्स व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैज सेड, राइट। और ये आर्टिकल 370 जो है उसका मेन काम क्या था, ये जम्मू एंड कश्मीर नाम का जो हमारा राज्य है, जो था पहले, अभी तो यूटी है, तो जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस जो है देने का काम 370 करता था। अलग से उनका कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, अलग से सारी चीज़ें, एक देश का पार्ट होते हुए भी जम्मू एंड कश्मीर जो है वो आर्टिकल 370 की वजह से काफ़ी ज़्यादा अलग था। और सुप्रीम कोर्ट ने जो बाइफर्केशन किया गया है जम्मू एंड कश्मीर का यूनियन टेरिटरीज में, राइट, जो पूरा एक स्टेट था तो उसको 2 यूटीज में कन्वर्ट किया ना, एक बना जम्मू एंड कश्मीर एंड दूसरा लद्दाख। तो इस चीज़ को भी, इस बाइफर्केशन को भी सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडिटी दी है, कहा है कि जो यहाँ पर सरकार ने जो डिसीजन लिया है वो बराबर है। और इसी के साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह भी कहा है कि आर्टिकल 370 जो है इट वाज जस्ट टेम्पररी, और ये प्रेसिडेंट के द्वारा रिवोकेबल है, कि प्रेसिडेंट अगर चाहते हैं या फिर सरकार चाहती है तो इसको रिवोक किया जा सकता है, इसको डिलीट किया जा सकता है। तो ये चीज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बताई है, और यही चीज़ जो है वो सरकार ने की। सरकार ने इसको टेम्पररी साबित करते हुए सरकार ने इसको डिलीट कर दिया, राइट, आर्टिकल 370 को हटा दिया। तो अब एक लंबे समय से जो डिबेट चल रही थी कि ये आर्टिकल 370 को हटाना जिस प्रकार से सरकार ने हटाया, तो क्या ये सही है, क्या ये गलत है, अब ये सारी जो एक डिबेट चल रही थी तो उस पर होपफुली एक एंड आ जाएगा, राइट। और ये जो वर्डिक्ट है, इस वर्डिक्ट की वजह से अब एक नई शुरुआत होगी। जम्मू एंड कश्मीर जो है वो फिर से एक राज्य बनेगा, और एक लंबे समय से यहाँ पर डिमांड थी ना कि एक इलेक्टोरल प्रोसेस, यानी कि यहाँ पर इलेक्शंस हो, वोटिंग हो, तो होपफुली इसकी प्रोसेस जो है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। एपेक्स कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये डायरेक्शन दी है कि आप जल्द से जल्द राज्य मीन्स जम्मू एंड कश्मीर को फिर से एक राज्य बना दीजिए, फिर से उसका जो स्टेटहुड है उसको रिस्टोर कर दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 30 सितंबर 2024 से पहले यहां पर असेंबली इलेक्शंस जो हैं वो आप होल्ड करवा लीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज से 3 महीने पहले यह बताया था कि हम इलेक्शंस करने के लिए तैयार हैं, सरकार की रेडीनेस है, लेकिन आई बिलीव कि जब तक ये वर्डिक्ट नहीं आता तो सुप्रीम मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट जब से मीन्स इट वाज वेटिंग फॉर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट, कि एक बार सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ जाए उसके बाद मीन्स आज से 3 महीने पहले सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ही ये कहा था कि हम इलेक्शंस के लिए तैयार हैं। सो अभी तो सरकार जो है वो इलेक्शन के लिए तैयार है, तो इसमें कोई डाउट है नहीं। तो अच्छी बात है चलो कि अब यहां पर आने वाले भविष्य में इलेक्शंस होंगे। और रही बात एक दूसरी चीज की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को सितंबर 2024 तक की राह नहीं देखनी चाहिए। ये एक ओपिनियन जो है वो हमें इस आर्टिकल में पढ़ने को मिल रहा है कि सरकार को ये डेडलाइन जो दी है ना सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2024 की, तो इसकी राह नहीं देखनी चाहिए। और यहाँ पर तो ये भी सजेशन दिया गया है कि अभी लोकसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं ना, तो उसी के साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर के पोल्स जो है उनको कंडक्ट करवाया जा सकता है। और इसी के साथ मीन्स ये भी कहा गया है कि अगर स्टेटहुड जो हैं ये इलेक्टोरल एक्सरसाइज से पहले अगर हो जाए, फॉर एग्जांपल कि लोकसभा का जो इलेक्शन होने वाला है उससे पहले जम्मू एंड कश्मीर की ये 2 चीज़ें जो स्टार्टिंग में हमने पॉइंट 1 और पॉइंट 2 देखा, तो ये दोनों चीज़ें अगर हो जाए तो इससे एक बहुत पॉजिटिव मैसेज जो है वो जाएगा और लोकसभा पर भी इसकी इम्पैक्ट देखने को मिलेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट और अभी मीन्स अमित शाह साहब ने भी जो बिल्स पास किए ना, तो उसमें भी लोकसभा के लिए जो सीट्स हैं तो उसमें चेंजेस किए गए हैं, तो यहाँ पर भी इसका फ़ायदा जो है वो भी राज्य सरकार को और राज्य के लोग, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। सेंटर सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग टेरर इंसिडेंट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। ये बात सच है कि टेरर के इंसिडेंट्स जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं, राइट। और अब सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है तो इससे सरकार को और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में आगे बढ़ने में मीन्स एक प्रकार का बूस्ट मिलेगा। और यहाँ पर लक्ष्य यही होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म पीस हो जम्मू एंड कश्मीर में और यहाँ पर विकास हो। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, राइट।
दूसरा जो आर्टिकल है कश्मीर इन पोल, उसके बारे में बात करें उससे पहले एक दूसरे टॉपिक को देख लेते हैं, ठीक है। उस क्या होगा तो ताकि एक चीज़ें जो है वो मिक्स नहीं होगी। सो लेट मी टेक यू थ्रू दिस वन। नाउ कैथाल हॉरर, एक्सपीडाइट प्रोब इनटू चार्जेस अगेंस्ट प्रिंसिपल। दोस्तों, हरियाणा में एक स्कूल प्रिंसिपल जो हैं उनको अरेस्ट किया गया है अंडर पॉक्सो, राइट, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। प्रिवेंशन क्या होता है इसका फुल फॉर्म? इट्स बेसिकली अबाउट जो जो अंडर एज हैं, राइट, माइनर्स जो हैं, तो उनके ऊपर जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है तो उनको रोकने के लिए, आई डोंट हैव माय फोन हियर विथ मी, वरना मैं अभी गूगल करके आपको बता देता। तो आप थोड़ा सर्च कर लीजिएगा, अभी मुझे इसका फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा है। प्रिवेंशन ऑफ क्राइम आ रहा है या फिर चिल्ड्रन समथिंग, बट बेसिकली यही है, राइट। पॉक्सो जो है इट्स वेरी टफ और काफ़ी इसमें स्ट्रिंजेंट लॉज है जो होने भी चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो माइनर्स होते हैं अंडर 18, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से, एब्यूज से बचाने के लिए ये जो एक्ट है इसको बनाया गया है। तो यहाँ पर हरियाणा में एक स्कूल प्रिंसिपल हैं, उनको अरेस्ट किया गया और उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने स्कूल गर्ल्स जो हैं उनको मोलेस्ट किया है। ये दूसरा ऐसा केस आया है। एक जिंद केस था, जिंद केस में भी ये था कि स्कूल के प्रिंसिपल जो हैं उनको अरेस्ट किया गया और बहुत सारी लड़कियां जो हैं, गर्ल्स हैं, तो उनको सेक्सुअली हरास करते थे ये लोग। इंक्वायरी कमेटी ने उनको गिल्टी पाया है और 142 गर्ल्स ने कंप्लेंट्स की है। कैन यू इमेजिन, 142 गर्ल्स। और एक लड़की जो है उसने तो सुसाइड भी की थी। अब नाउ द थिंग इज, सी, मोलेस्टेशन और इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो किसी भी महिला के साथ नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट थिंग, राइट, किसी भी। दूसरी चीज़, यहां पर एक प्रिंसिपल स्कूल की जो छोटी छोटी बेटियां हैं, राइट, गर्ल्स, छोटी गर्ल्स, राइट, अंडर 18 गर्ल्स, इन पर इस प्रकार की नज़र रख रहा है। दिस इज मीन्स मर जाना चाहिए इस इंसान को, इस प्रकार की हरकत इसने की है। तो इस प्रकार के केसेस जो है वो सामने आए हैं। एंड द थिंग इज, देखिए इसकी इम्पैक्ट कैसी होती है कि इंक्वायरी कमेटी ने जब पाया कि जो जिंद केस है तो उसमें ये प्रिंसिपल जो हैं वो दोषी हैं, तो ये केस भी हरियाणा में हुआ और यहाँ पर ये चीज़ हुई। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि दूसरी स्कूल्स में भी ऐसी चीज़ें चल रही थी ना, तो वहाँ की लड़कियाँ जो हैं वो सामने आई और कहा। तो इसकी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये आती है। अगर आप एक पुलिस ऑफिसर बन जाए तो याद रखिए कि आप जो एक पॉजिटिव अच्छी एक्शंस लेंगे ना, तो इसकी इम्पैक्ट कितनी सारी जानों को बचा पाएगी, कितने सारे लोगों को न्याय मिलेगा आपकी एक्शंस की वजह से। सो दैट्स वाई यूनिफॉर्म सर्विस जो है उसमें लोग ज्वाइन करते हैं, चाहे किसी भी लेवल पर हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे आईपीएस हो, डजेंट मैटर। हर एक व्यक्ति का काम जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर। सो दिस आर द थिंग्स, राइट। तो जो एक बच्ची ने जो सुसाइड की थी, तो उसका भी एक्यूज जो है ये मिस इस पर, ये जो प्रिंसिपल है तो उस पर इसका कनेक्शन है। और हरियाणा गवर्नमेंट जो है उसने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को कहा कि कैथाल वाला जो इंसिडेंट आया तो इसको थरोली आप इन्वेस्टिगेट कीजिए और एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल यहाँ पर भेजने की ज़रूरत है। एक ज़ीरो टॉलरेंस वाला मैसेज जो है वो इस प्रकार के केसेस से सरकार को देने की ज़रूरत है। और इसी के साथ साथ अगर कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो इसमें इस प्रकार के जो प्रिंसिपल्स हैं या फिर इस प्रकार के जो लोग हैं, भेड़िए, राइट, जो इस प्रकार की चीज़ें करते हैं, अगर ऐसे लोगों का साथ देने वाले भी कोई लोग हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, इट डजेंट मैटर, उनको भी एग्जेम्पलरी सज़ा मिलनी चाहिए। उनको भी एक स्वाद मिलना चाहिए कि आज के बाद कोई दूसरा जो है वो ऐसी हिम्मत ना करे। तो स्टार्टिंग के टाइम पर क्या हुआ कि ये प्रिंसिपल के खिलाफ कोई कंप्लेंट्स आई थी तो उस पर कुछ हुआ नहीं, लेकिन फिर इस प्रकार की चीज़ें सामने आती रही तो फिर इस पर एक्शंस ली गई। तो चलो अच्छी बात है। इसी के साथ साथ वी हैव टू एड्यूकेट आवर चिल्ड्रन। जो बच्चे हैं ना, उनको उनके अधिकार के बारे में पता होना चाहिए। जो होता है ना, वो पता होगा आपको, गुड टच और बैड टच, कि कोई आपका रिश्तेदार हैं, कोई ऐसा स्कूल में है, राइट। तो बच्चे जो हैं उनको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ गुड टच एंड व्हाट इज़ बैड टच। इफ़ समवन इज़ डूइंग बैड टच तो बच्चों को हमें ट्रेन करना है कि वो पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। हर एक छोटे बच्चे को ये चीज़ सिखाने की ज़रूरत है। एंड आई एम श्योर आपने
आमिर खान का प्रोग्राम शायद आपने ना देखा हो, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि आज से 10-12 साल पहले ये प्रोग्राम आया था। उस समय पर आपने देखा हो ना देखा हो, आई एम नॉट श्योर, लेकिन अगर जब भी वक्त मिले तो सत्यमेव जयते नाम का जो प्रोग्राम आता था आमिर खान का, तो उस प्रोग्राम में एक पूरा एपिसोड था इस चीज़ को लेकर, इस एब्यूज़ को लेकर, कि कैसे छोटे बच्चे जो हैं उनको एब्यूज़ किया जाता था, राइट। और आंकड़ा ये कहता है उनकी रिसर्च का कि शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा छोटे बच्चे जो हैं वो हमारे देश में एब्यूज़ होते हैं। और एब्यूज़ करने वाले कोई ऐसा नहीं है कि अनजान व्यक्ति हैं, या तो कोई रिलेटिव हैं या तो कोई पड़ोसी हैं, राइट। तो हमेशा बच्चों को जानने वाले लोग जो हैं, मीन्स बच्चे इनका ही शिकार बनते हैं। तो इट इज़ वेरी वेरी केयरफुल, मीन्स इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को लेकर केयरफुल रहें। जो स्कूल्स हैं वो भी इन सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा विजिलेंट रहें। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस 2 टॉपिक्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन, कश्मीर इन पोल पोजीशन। तो पार्लियामेंट ने ये जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेटस जो है तो इसको स्क्रैप किया था अगस्त 2019 में। अब 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, कुछ दिनों पहले हम बात कर रहे थे, याद है ना, कि सुप्रीम कोर्ट की जो फुल बेंच होती हैं, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है, हमने डिस्कस की थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो दिल्ली में बैठनी चाहिए और बाकी अलग अलग सेंटर्स पर रेगुलर बेंचेस जो हैं वो बैठे, ताकि सुप्रीम कोर्ट और ज़्यादा एक्सेसिबल हो जाए। याद आया? तो यहाँ पर उस समय पर मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है उसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए 5 जज वाली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है उसने इस डिसीजन पर अपनी मोहर लगाई है, अपना डिसीजन डिलीवर किया है कि सरकार ने जो डिसीजन लिया वो सही था। और सारे के सारे जजेस ने यूनानिमसली ये कहा है, सारे जजेस ने ये कहा है कि ये जो जम्मू एंड कश्मीर में चीज़ें थी ना, तो इसकी वजह से इट वाज लाइक ए स्टॉप गैप, कि इस चीज़ की वजह से जम्मू एंड कश्मीर जो है वो भारत से थोड़ा अलग हो रहा था बाकी राज्यों के कंपैरिजन में, राइट। और ये भी कहा गया कि जितने भी टेक्सचुअल एविडेंस हैं और डिबेट्स हैं, इनको ध्यान में रखते हुए ये क्लियरली साबित होता है कि ये 370 जो है इसका नेचर ट्रांजिशनल था, टेम्पररी था। और आर्टिकल 370 के बारे में ये भी कहा है कि डिक्टेटेड बाय प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेस नॉट ए परमानेंट एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, के उस समय पर जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय पर जो सिचुएशंस थे उनको ध्यान में रखते हुए ये आर्टिकल 370 जो है उसको बनाया गया था। और ये पहले से ही परमानेंट नहीं था, इट वॉज नॉट लाइक समथिंग परमानेंट, तो इसको आज नहीं तो कल जाना ही था। अब राज्य मीन्स ये भी एक ओपिनियन सामने आया है कि स्टेट टू यूनियन टेरिटरी कन्वर्जन इम्पैक्ट्स फेडरलिज्म, के कैसे जो एक राज्य होता है उसको सरकार, यूनियन टेरिटरी, सरकार इन द सेंस के सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उसको यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर देती है। तो इस चीज़ को लेकर अभी एक मीन्स उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी डिसीजन नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये प्रॉमिस किया कि जल्द से जल्द जम्मू एंड कश्मीर को वापस स्टेट बनाया जाएगा। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट गहराई में नहीं गई है, लेकिन ये एक क्वेश्चन उठता है, राइट। इस पर आने वाले समय में और ज़्यादा आर्टिकल्स हमें पढ़ने को मिलेंगे ना, आई एम श्योर इस पर कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो लिखेगा ही, कि जिस हिसाब से एक राज्य जो होता है, क्योंकि क्या था कि एक राज्य जो है तो उसमें क्या होती है, स्टेट असेंबली होती है, राइट। अब स्टेट असेंबली लेट्स से नहीं है और वहाँ पर अगर प्रेसिडेंट का रूल चल रहा है, कुछ रीजंस की वजह से स्टेट असेंबली जो है उसको डिसॉल्व किया गया। अब यहाँ पर प्रेसिडेंशियल रूल है और प्रेसिडेंशियल रूल के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक राज्य को यूनियन टेरिटरी में अगर कन्वर्ट कर देता है यूटी में, तो क्या ये बराबर है, क्या ये राइट डिसीजन है, क्या ऐसा करना चाहिए या फिर स्टेट असेंबली के माध्यम से ही इसको आगे बढ़ना चाहिए। तो ये एक चीज़ जो है ना, इस पर आगे चलकर डिबेट जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। अब 2016 से अगर आप देखेंगे तो टेरर जो है, टेररिज्म, तो उसके टारगेट अब काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, राइट। सिविलियन की मृत्यु जो है वो काफ़ी ज़्यादा होने लगी। अब वहाँ के टेररिस्ट जो हैं वो सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं और पीर पंजल जो हैं तो ये एक नया टेरर हॉटबेड बनता जा रहा है। लेकिन अगर हमें टेररिज्म को यहाँ पर रोकना है, ख़त्म करना है, तो उसके लिए पॉलिटिकल इंटीग्रेशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल,
एंड जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि सरकार जो है वो जल्द से जल्द यहाँ पर पोल और स्टेटहुड जो है उसको रिस्टोर करेगी, तो होपफुली ये रिप्रेजेंटेटिव्स जब भी एक्टिव हो जाएंगे, राइट, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स, तो फिर यहाँ पर टेररिज्म और ये सारी चीज़ों की मीन्स अभी बहुत खत्म मीन्स कम हो चुका है, लेकिन हमें हमेशा के लिए इसको एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आवर लॉन्ग टर्म विजन शुड बी। अब दोस्तों इस आर्टिकल के बारे में बात कर लेते हैं, सॉइल पोल्यूशन, और उसके बाद मोदी साहब वाला आर्टिकल जो है वो हम देखेंगे, ठीक है। सॉइल पोल्यूशन कैन लीड टू ए मेजर कैटास्ट्रोफी। देखिए, एयर पोल्यूशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, वाटर स्कैरसिटी के साथ जुड़े हुए जो टॉपिक्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, लेकिन सॉइल पोल्यूशन पर उतने सारे आर्टिकल्स नहीं लिखे जाते। लेकिन सॉइल पोल्यूशन जो है प्लेज ए वेरी वेरी मीन्स जो मिट्टी है, इट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, और पानी, एयर, सारी चीज़ें जो भी नेचुरल चीज़ें हैं प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन सॉइल एक ऐसी चीज़ है जिस पर उतनी ज़्यादा डिस्कशंस नहीं होती हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट इट। सॉइल एंड वाटर सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ, बहुत ही सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड बात है कि मिट्टी, पानी, ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, बायोस्फीयर क्रिएट होता है, राइट। हमने अपने एनसीईआरटीज़ में बेसिक चीज़ें पढ़ी होगी, राइट। हाइड्रोस्फीयर पानी के साथ जुड़ी हुई चीज़ है, फिर लिथोस्फीयर ज़मीन के साथ जुड़ी हुई चीज़ है, एटमॉस्फेयर यानी कि एयर के साथ जुड़ी हुई चीज़ है। और जब ये HLA यानी कि हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ये तीनों इंटरेक्ट करते हैं और जब जीवन पैदा होता है तो इसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो मिट्टी का रहता है, और सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए मिट्टी जो है प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हर एक धर्म में मिट्टी की जो एक खास बात है, इसका जो इम्पोर्टेंस है, इसको एम्फेसाइज किया गया है। वैदिक सिविलाइजेशन की बात करें तो जो हमारी पृथ्वी है उसको माँ का दर्जा दिया गया है। अथर्व वेद जो है तो इसमें प्रार्थनाएं हैं कि अर्थ जो है हमारी, राइट, तो इसकी फर्टिलिटी बढ़े, इसका ग्रोथ हो, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको प्रार्थनाएं जो है वो सुनने को मिलती है, पढ़ने को मिलती हैं। इंडिया का कल्चर यही रहा है कि हम वेजिटेशन को, ट्रीज़ को, एनिमल्स को, सॉइल को विनिरेट करते हैं, इनकी प्रार्थना पूजा करते हैं। अब देखिए, दिस इज़ ए ब्यूटी अबाउट इंडियन कल्चर, राइट, एंड आई एम नॉट सेइंग जस्ट हिंदुइज्म, याद रखिएगा, राइट। अगर आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो यू विल फाइंड कि यहाँ पर अलग अलग जो देवी देवता हैं तो उनके साथ कोई ना कोई एनिमल जो है वो जुड़ा हुआ होता है। और आई विल गिव यू वन एग्जांपल, अगर आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो यू विल फाइंड दिस वेरी, जो शिव परिवार हैं तो इसमें है शिव जी, माँ पार्वती हैं, राइट, गणेश भगवान है, ऑफ कोर्स गणेश जी, कार्तिक हैं, शिव जी और पार्वती की बेटी भी है, इनका नाम है ओखा। लेकिन यहाँ पर मैं ये जो 4 फेमस देवी देवता हैं उनकी बात अगर करूँ तो गणेश जी जो हैं तो उनका व्हीकल जो हम कहते हैं दैट इज माउस, राइट, इनका है मोर, पिकॉक। शिव जी की अगर हम बात करें तो उनके गले में क्या रहता है, स्नेक रहता है। अब देखिए, ये जो स्नेक है ये माउस को खा जाता है और पिकॉक जो है वो स्नेक को खा जाता है। तो दिस इज मीन्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, राइट। अब देखिए, सारी इकोसिस्टम जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, एवरीवन इज कनेक्टेड विथ ईच अदर। तो हमारे यहाँ पर बहुत सारी आप देखेंगे पूजा प्रार्थनाएं होती हैं। तो जो फॉर एग्जांपल मैं गुजरात की बात करूँ तो एक व्रत रहता है और इसको ज्वारा व्रत कहते हैं। और ये जो व्रत है ना, उसमें जो लड़कियां होती हैं, अनमेरिड गर्ल्स जो होती हैं, तो वो नवरात्रि के समय पे ये जो ज्वारे हैं उनको उगाए जाते हैं, राइट, इट्स लाइक ग्रास। और फिर ये ग्रास जो है मीन्स इसका कलर कैसा आया उस हिसाब से थोड़ा फ्यूचर प्रेडिक्शन जो है वो किया जाता है, बट इट्स लाइक, अब देखिए वेजिटेशन की भी पूजा होती है, राइट। लोग जो है वो अलग अलग जो पेड़ होते हैं, फॉर एग्जांपल पीपल का पेड़ जो है तो उसको काफ़ी ज़्यादा पवित्र माना गया है। तो दिस आर द थिंग्स, राइट। और आप देखेंगे कि बड़ी से बड़ी फिल्में हमारे यहाँ पर जब उसकी शूटिंग स्टार्ट होती है तो नारियल फोड़ा जाता है, पूजा प्रार्थना की जाती है फिल्मों के स्टार्टिंग में भी। तो इट्स नॉट लाइक के सिर्फ गाँव में, राइट, बड़े बड़े शहरों में, इंटरनेशनल शहर, मुंबई जैसे शहर जो हैं जिसमें दुनिया के सारे देशों के लोग जो मुंबई में रहते हैं
तो वहाँ का कल्चर भी आप देखेंगे तो, और फिल्म स्टार्स और डायरेक्टर्स, ये तो पूरी दुनिया घूम कर आए हैं, देन एज वेल यू विल फाइंड कि वो हमारे रूट्स के साथ जुड़े हुए हैं. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर रिलीजियन, दिस इज पार्ट ऑफ आवर कल्चर. यू विल फाइंड कि कोई प्रोड्यूसर अगर क्रिश्चियन हैं, डायरेक्टर मुसलमान हैं, एक्टर्स जो हैं वो मुसलमान हैं, हिंदू हैं, तो भी यू विल फाइंड कि स्टार्टिंग के टाइम पर ये श्रीफल और ये सारी चीज़ें जो हैं, जिनको हम श्रीफल कहते हैं ना, ये नारियल फोड़ा जाता है, तो ये सारी मीन्स, तो यू विल ऑलवेज फाइंड कि हमारे कल्चर में इस प्रकार की चीज़ें पहले से ही रही हैं. और एक समय पर, आज से कुछ सालों पहले की बात है, आई थिंक आसाम में एक मीटिंग हुई थी. आई थिंक इट वॉज इन आसाम या फिर नॉर्थ ईस्ट में कहीं पर हुई थी. आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस सॉर्ट ऑफ फैक्ट्स, बट आई एम श्योर अबाउट वन थिंग. उस समय पर हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, उन्होंने किसानों को ये कहा था, और बहुत ही सही बात बताई थी, कि आज हमारे किसानों को हमें यह कहना पड़ रहा है कि आप ऑर्गेनिक खेती की तरफ आगे बढ़िए. ऑर्गेनिक खेती जो है वो तो हमारे डीएनए में है, वो तो हमारे ब्लड में है. उन्होंने ये बात याद दिलाई हमारे किसानों को कि हम तो ऑर्गेनिक खेती करने वाला ही देश था, लेकिन ये केमिकल्स और ये सारी चीज़ों की वजह से फिर इसका धड़ाधड़ उपयोग होने लगा, और इसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हो रहा है. सेम थिंग गोज विथ ये जो स्टबल बर्निंग है ना, दैट इज ऑल्सो नॉट हेल्थी. स्टबल बर्निंग से हमारी जो मिट्टी है उसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है. लेकिन किसान जो हैं वो अभी समझ नहीं रहे हैं इस बात को. कितने सारे जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो मर जाते हैं. अर्थवॉर्म्स जो हैं, इनको किसानों का मित्र कहा गया है, लेकिन जब आप जला देते हैं अपने फील्ड को, तो ये अर्थवॉर्म्स जो हैं वो मर जाते हैं. छोटे छोटे बैक्टीरियाज, प्रोटोजोआ, फंगी, राइट, ये मिट्टी का पार्ट रहते हैं. ये मिट्टी की जो एक दुनिया है, उनकी ये बायोडाइवर्सिटी है, और जला देने से ये सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाती है. फिर आपको और ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, और यही केमिकल्स की वजह से फिर कैंसर ट्रेन्स दौड़ानी पड़ती हैं. सी, तो जब हम नेचर के विरोध में जाते हैं, नेचर के अगेंस्ट में जाते हैं, देन वी फाइंड ऑल दिस थिंग्स. तो आज के समय में बहुत ज़्यादा केमिकल्स और ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है, विच इज़ नॉट गुड फॉर अस एट ऑल. और एग्रीकल्चर के लिए, न्यूट्रिशंस के लिए, ग्रोथ के लिए, हर किसी के लिए इसका जो रूट है दैट इज़ आवर सॉइल, राइट. बाकी न्यूट्रिएंट साइकिल जो हैं, हमारे जो प्लांट हेल्थ है और उसकी प्रोडक्टिविटी है, उसकी न्यूट्रिएंट साइकिल जो है वो भी सॉइल की क्वालिटी पर डिपेंडेंट रहती है. और ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी कि सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, तो इसकी वजह से सारी चीज़ें जो है वो चलती हैं. वो बहुत सारी चीज़ों को ब्रेक डाउन करने का काम, न्यूट्रिशंस ऐड करने का काम, ये सारी चीज़ें करते रहते हैं. लेकिन जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, सॉइल इज़ ऑफ्टन टेकन फॉर ग्रांटेड, यूज्ड एज डिस्पोजल साइट. क्या है? सॉलिड वेस्ट, प्लास्टिक, टॉक्सिक केमिकल्स, ये सारी चीज़ें डालने का काम. कहाँ डालोगे? तो भाई कहीं पर जाकर ज़मीन पर डाल दो, राइट, खड्डा खोद कर उसमें डाल दो सारी चीज़ें. ऐसा नहीं होता है. बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो सॉइल को हमेशा के लिए डैमेज कर देती है. कुछ सालों पहले मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ा था. उसका जो जिस्ट है वो मुझे आज भी याद है कि एक बार आपने एग्रीकल्चर की ज़मीन जो है उस पर आपने खेती मीन्स एग्रीकल्चर की ज़मीन को आपने नॉन एग्रीकल्चर कर दी. मान लीजिए कि आपने उसमें रेसिडेंशियल साइट बना ली या फिर इंडस्ट्री बना ली, तो उसके बाद आप वहाँ पर फिर से खेतीबाड़ी कर ही नहीं पाएंगे. फिर उसके बाद लेट्स से मकान तोड़कर आप सोचेंगे कि फिर यहाँ पर खेतीबाड़ी होगी. दैट इज़ नॉट पॉसिबल. हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें शायद उग भी जाए, लेकिन आपको जो टॉप सॉइल है वो दूसरे खेत में से ही मंगवा पर डालनी पड़ेगी. यार, यू विल फाइंड ऑलवेज वहाँ पर स्ट्रगल. एक बार वो चीज़ चेंज हो गई तो हो गई. सो अभी जो हम धड़ाधड़ जो हमारे अलग अलग शहरों के आसपास की जो खेतीबाड़ी की ज़मीन है, आपने देखा होगा कि उनको नॉन एग्रीकल्चर करके डेवलपमेंट के नाम पर बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं. दिस इज़ नॉट गुड एट ऑल. ये हमारे लिए अच्छी बात बिल्कुल नहीं है. और जैसे हमने डिस्कस किया कि पूरी इकोसिस्टम की हेल्थ जो है वो मिट्टी से तय होती है, और मिट्टी जो है वो कार्बन सिंक का भी काम करती है. हेल्थी सॉइल जो है वो जो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन है तो उसको भी एब्जॉर्ब कर लेती है, राइट. सो दिस आर द थिंग्स अबाउट आवर सॉइल. तो इसके बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो होनी चाहिए. एंड वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड हियर, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. यहाँ पर हमारा एक मिसकॉन्सेप्शन रहा है कि नेचर्स जॉब इज़ टू रन द इकोनॉमी. कुदरत का काम है इकोनॉमी को चलाना. दिस इज़ ए मिसकॉन्सेप्शन. और ये माना जाता है कि जो इकोनॉमी है ना इज़ ए सब्सिडियरी ऑफ इकोलॉजी.
मीन्स ये माना जाता है कि सॉरी कि इकोलॉजी जो है, इकोलॉजी मीन्स इकोनॉमी ऊपर है और उसका एक पार्ट इकोलॉजी है. दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स, राइट. इकोलॉजी जो है इसकी वजह से इकोनॉमी है. सिंपल अगेन, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये तीनों इंटरैक्ट होते हैं तब बायोस्फीयर बनता है जहां पर जीव है. अगर जीव ही नहीं है तो फिर इकोनॉमी क्या होगी? सिंपल, लाइफ ही नहीं है. अगर लोग ही नहीं है इस पृथ्वी पर, आप चांद पर जाकर बिजनेस कर पाएंगे? नहीं. क्यों? क्योंकि वहां पर कोई है ही नहीं. तो इकोनॉमी जो है वो इंसानों के लिए होती है और ये अर्थव्यवस्था जो है वो इकोलॉजी पर आधारित है, राइट. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं है कि इकोलॉजी इकोनॉमी पर आधारित है. दैट इज नॉट मीन्स आपको मैं $10 बिलियन बैग्स में भरकर चांद पर डाल दूं तो आप क्या कर पाएंगे? उनका वो पैसे क्या खा पाएंगे आप? नहीं. कुछ होगा? कुछ नहीं होगा. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, राइट. Right. Dear friends, development, democracy have taken root in Jammu and Kashmir. With its verdict on Article 370, the Supreme Court has strengthened the spirit of एक भारत श्रेष्ठ भारत. प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने इस आर्टिकल को लिखा है. आई एम गोइंग टू बी वेरी क्विक हियर क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं. और उन्होंने कहा कि ये चीज़ मानी है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये परमानेंट नहीं है जो अभी हमने डिस्कस किया. उनकी अब कुछ चीज़ें जो हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं. ये बात सच है कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो हैं इसका जो लैंडस्केप है ये आउटस्टैंडिंग है. मीन स्विट्ज़रलैंड को टक्कर देने वाला, स्विट्ज़रलैंड से भी खूबसूरत. और आप देखेंगे अलग अलग शायरों ने, अलग अलग आर्टिस्ट जो हैं उन्होंने हमेशा ये वैलीज़ के बारे में, ये माउंटेन्स के बारे में कितनी सारी बातें बताई है, कितनी सारी बातें कही हैं. बजरंगी भाईजान फिल्म की जब शूटिंग चल रही थी तो उस समय पर मैं सलमान और उनकी टीम जो है वो गए थे जम्मू एंड कश्मीर. और उनके इंटरव्यूज़ में उन्होंने कहा कि यहाँ पर इतनी सारी फैसिलिटीज़ अब आ चुकी हैं कि स्विट्ज़रलैंड हम क्यों जाते थे? स्विट्ज़रलैंड जाने की ज़रूरत ही नहीं थी. लेकिन एक समय पर स्विट्ज़रलैंड इसलिए जाते थे क्योंकि यहाँ पर वो फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी. लेकिन अब हमारे जो फिल्म डायरेक्टर, मीन्स आप सोचिए कि स्विट्ज़रलैंड जो है ना वहाँ पर एक बड़ा सा क्या कहते हैं उसको, एक पत्थर इज़ नॉट द राइट वर्ड बट मुझे वो शब्द याद नहीं आ रहा. बेसिकली एक बड़े से पत्थर पर चीज़ें जो है वो लिखी गई है और यहाँ पर जो यश चोपड़ा है उनके बारे में लिखा गया है. ये भारत में स्विट्ज़रलैंड इतना फेमस क्यों है पता है? क्योंकि फिल्मों में उनको दिखाया गया. यूरोप के आसपास के लोग जो हैं वो तो स्विट्ज़रलैंड जाते रहते थे. जैसे हमारे देश के लोग जो हैं वो कुल्लू मनाली और एक्सेट्रा दूसरी जगहों पर जाते हैं, साउथ में ऊटी एक्सेट्रा जाते हैं क्योंकि हमारे देश में ये लोकेशंस काफ़ी फेमस हैं, राइट. महाराष्ट्र के आसपास, गुजरात के आसपास के लोग जो हैं वो खंडाला जाते हैं, खंडाला और क्या ये लोनावला, राइट. तो गोवा फेमस है. तो ये सारी चीज़ें क्यों फेमस है? क्योंकि हमारे देश के लोगों को इसके बारे में पता है. तो यूरोप जो हैं उनको स्विट्ज़रलैंड के बारे में पता था कि स्विट्ज़रलैंड जाना चाहिए, वहाँ पर बहुत ही आपको एक नेचर के साथ अगर रहना है, भीड़ भाड़ से दूर एक्सेट्रा. लेकिन हमारे देश में वो फेमस नहीं था. लेकिन फिल्मों के माध्यम से ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया और वहाँ पर लिखा गया है. आई थिंक स्टार्ड नाम का उनका एक टाउन है या फिर शहर है, स्टार्ड आई थिंक. तो उसमें उसका कुछ स्पेलिंग GSTAAD ऐसा कुछ है. तो वहाँ पर भी ये चीज़ जो है वो मेंशन की गई है कि यश चोपड़ा जो है तो ये फिल्मों की वजह से वो साड़ी पहनकर हीरोइन बर्फ़ में चलना एक्सेट्रा. ये कौन सी फिल्मों की बात कर रहा हूँ मैं? ये DDLJ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जितने भी यश चोपड़ा की फिल्में देखोगे आप, लगभग ये फिल्मों में ये चीज़ आपको दिखाई देती है. स्विट्ज़रलैंड का एक गाना रहता ही है. तो अब हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर है वो भी फेमस होगा. लद्दाख तो काफ़ी फेमस है. लोग जो हैं वो SUVs लेकर वहाँ पर जाते हैं. आई एम श्योर यू नो दिस थिंग, राइट, कि लोग वहाँ पर जाते हैं लद्दाख के लिए. और ख़ास करके 3 इडियट और कुछ ऐसी फिल्में आई उसके बाद लद्दाख जो है वो काफ़ी फेमस हो गया. तो पिछले 7 दशकों से वायोलेंस और इंस्टेबिलिटी की वजह से यहाँ के जो लोग हैं जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के लोग, तो उनका जो पोटेंशियल है वो अनलॉक नहीं हो पाया. लेकिन अब यहाँ के जो वंडरफुल लोग हैं तो उनको अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिल रही हैं. और एक लंबे समय से हमारे देश में कॉलोनाइजेशन था और कॉलोनाइजेशन की वजह से ये मेंटल सब्जुगेशन भी हो गया. हम
अपने आप को इन्फीरियर मानने लगे। इस प्रकार की एक माइंडसेट हो गया। और जम्मू एंड कश्मीर में भी ये विक्टिम माइंडसेट जो है वो सेट हो गया। इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारे पास चॉइस थी, लेकिन उस समय पर हमने ये चूज़ नहीं किया, एक स्पेशल स्टेटस दिया और एक लंबे समय तक ये इश्यू जो है वो चलता रहा। मोदी साहब का कहना यह है कि वो पहले से ही जम्मू एंड कश्मीर आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं फ्रॉम हिज अर्ली एज। और इट्स नॉट जस्ट के पॉलिटिकल इश्यू, लेकिन लोगों का जो एस्पिरेशन है उसको एड्रेस करना भी उनके एक दिमाग में एक लंबे समय से था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम उन्होंने कहा है कि नेहरू जी की जो कैबिनेट थी तो उसमें उनके पास एक बहुत ही अच्छी पोजीशन थी, लेकिन कश्मीर इश्यू को लेकर उन्होंने कैबिनेट को क्विट किया और एक जो टफ रास्ता है वो उन्होंने चूज़ किया। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो हैं उन्होंने भी इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत के बारे में कहा और चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। और जो लीडरशिप के बारे में मैं बता रहा था ना, यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिएगा कि ऐसा नहीं है कि इसकी शुरुआत मोदी साहब ने की। इसकी शुरुआत आप कह सकते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की। उसके बाद दूसरे बड़े लीडर्स आए, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लीडर, वो इस चीज़ को आगे बढ़ाते गए और अब जाकर चीज़ें, अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है। अब तो ये आर्टिकल जो है वो हटाया गया, अभी डेवलपमेंट का रास्ता। और फिर आने वाले लेट्स से 20-25 सालों के अंदर दूसरे लीडर्स आएंगे, मोदी साहब नहीं होंगे जब प्राइम मिनिस्टर तो दूसरे लीडर्स आएंगे, वो इस काम को आगे बढ़ाएंगे। तो यू सी दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ लीडरशिप कि एक लीडर जो है एक सपना देखता है, एक विजन देखता है लोगों को टीम के तौर पर या फिर उनके हित के लिए जब चीज़ें स्टार्ट कर देता है तो वो मिशन जो है ना वो चलता जाता है, लंबे समय तक चलता जाता है। So that's basically everything in today's discussion. I think we have talked enough about this one, right? तो basically अब यहाँ पर डेवलपमेंट और इसकी बात है। और इसी के साथ जो पत्थरबाजी और ये सारी चीज़ें होती थी ना, तो ये सारी चीज़ें मीन्स यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताई गई है। उन्होंने 2014 में जो फ्लड आए उसके बारे में बात की, फिर सरकार ने 1000 करोड़ रुपए दिए। इसी के साथ साथ दिवाली उन्होंने फिर उस समय पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने सेलिब्रेट नहीं की थी बिकॉज ऑफ दिस फ्लडिंग। और मिनिस्टर्स जो हैं वो वहाँ पर आते जाते रहे 2014 से लेकर मार्च 2019 तक 150 मिनिस्ट्री। आई रिपीट इट, आई थिंक टेक्निकल ग्लिच आ गया। मई 2014 से मार्च 2015 तक 150 मिनिस्ट्रियल विजिट्स हुई। 2015 में एक स्पेशल पैकेज जो है वो इश्यू किया गया, रिलीज़ किया गया। एंड फिर जो पत्थरबाजी होती थी तो जब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की गई, राइट, स्पोर्ट्स के वेन्यूज़ क्रिएट किए गए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स क्रिएट किए गए, तो अफशान आसिक ये एक फुटबॉलर हैं, तो ये पहले पत्थरबाजी में इन्वॉल्व थे, लेकिन जब उनको ट्रेनिंग और ये सारी चीज़ें दी गई तो फिर पता चला कि देखिए उनको राइट डायरेक्शन दी जाए तो यंगस्टर्स जो हैं वो इस प्रकार की चीज़ों में यानी कि पत्थरबाजी और ऐसे नेगेटिव चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। सो दिस आर द थिंग्स, राइट। अब लेट्स होप कि जल्द से जल्द यहाँ पर इलेक्शंस हों और टूरिज्म बूस्ट हों, राइट, स्टेट जो है इसको वापस मिल जाए। एंड दैट्स इट, राइट। तो ये थी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने शेयर की हैं। दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड डियर फ्रेंड्स। वी हैव लॉन्च्ड दिस कोर्स, इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। और ये कोर्स जो है ये स्टडी ग्लोज का जो मोबाइल ऐप है इस पर अवेलेबल है, ठीक है। आप जाइए देखिए और फर्स्ट सेशन जो है, जो आपको अगर डेमो देखना है कि किस प्रकार की चीज़ें इसमें डिस्कस होगी, तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू वॉच द फर्स्ट सेशन, राइट। इसके लिंक जो है वो हमारी टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल जो है उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो एक बार देखिएगा सेशन 1 को एंड देन यू विल नो कि किस लेवल की चीज़ें जो हैं वो इसमें आपको समझने को मिलेगी। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। आई विल सी यू सून। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।